अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, हुकूमत ने अपना तीसरा बजट कल पेश कर दिया और ये जो बजट है ये वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने किया। 8,487 अरब रुपए का ये वफाकी बजट था और इस बजट में कम से कम जो तनख्वाह है वो 20,000 रुपये मुकर्रर की गई। तनख्वाह और पेंशन में भी 10% इजाफा किया गया। इसके अलावा जो कोविड एमरजेंसी रिलीफ फंड है उसके लिए भी 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। PIA के लिए 20 अरब और स्टील मिल्स के लिए 16 अरब रुपए इमदाद की तजवीज़ दी गई। हुकूमत ये कहती है कि ये एक बहुत मुतवाज़िन और अच्छा बजट है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस बजट पर मुसलसल तनकीद की जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और कहा है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस बजट को मंजूर होने से रोकें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि इस बजट की कोई आईनी हैसियत नहीं है क्योंकि NFC अवार्ड की तकसीम के बगैर ये बजट पेश किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बजट को अवाम पर मौशी हमला करार दिया है। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, कल ये जो बजट पेश किया गया इस पर कुछ लोगों की राय ये है कि ये बड़ा मुतवाज़िन और बड़ा अच्छा बजट था और हुकूमत भी यही दावे कर रही है, लेकिन अपोजिशन तनकीद कर रही है। आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में ये अवाम दोस्त बजट था या अवाम दुश्मन? देखिए, अवाम दोस्त और अवाम दुश्मन तो बरह रास्त इस तरह से नहीं कहा जा सकता है। बात यह है कि शौकत तरीन साहब के पास अल्फाज का ऐसा ख़जाना और इतने शानदार किस्म के तलमीहात, अल्फाज की जो बुनत है वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने तो सहर ज़दा कर दिया। जब बजट पेश कर रहे थे या उस बजट की दस्तावेज़ को देखा गया तो मालूम हुआ कि पूरे का पूरा जो है मुल्क जो है एक नई खुशहाली की एक लहर में शामिल हो रहा है और बहुत हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो बज़ाहिर तो ये है, लेकिन कोई भी बजट जो खसारे का बजट हो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वैसे भी नहीं रखी जा सकती हैं कि इसलिए कि ये बहुत बड़े खसारे का बजट है और उसमें बहुत ज़्यादा और एम्बिशियस होकर चीज़ों को टारगेट किया गया है। हर चीज़ के बारे में जो है ऐसे अंदाजे लगाए गए हैं जैसे ये हम अचीव कर लेंगे। यानी इतना बड़ा गैप है आपकी इनकम में, आपके रेवेन्यू में और आपके अखराजात में। इस गैप को फिल करना ही एक उम्र चाहिए है। तो बहरहाल पेश किया गया, उसमें मजमूई वफाकी रेवेन्यू कितना है, FBR का रेवेन्यू कितना है, आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, इनके ऊपर अगर हम बैठकर बात करें तो लगता है कि आपके पास पैसे जो हैं वो हवा में हैं और खला में हैं और अखराजात ज़मीन पर होने हैं। लिहाजा आपको पता चल जाएगा कि आटे का भाव क्या है और दाल का भाव क्या है। ये जब ज़मीन पर हक़ाइक़ सामने आएंगे, जब ज़मीनी हक़ाइक़ लोगों के सामने आएंगे तो चीज़ों का पता चलेगा। मैं समझता हूँ कि लोगों को खुश करने के लिए बहुत एक मंझी हुई तकरीर की गई है। अच्छा। और उनका तकरीर करने का अंदाज़ भी बड़ा दिलफरेब था। और उससे पहले का जो वो हुआ था जिसके अंदर उन्होंने प्री बजट जो स्पीच की थी उसमें भी उनके अल्फाज का चुनाव, उस वक्त तो कोई हाउस भी नहीं था, ऐवान के अंदर शोर भी नहीं था, सहाफ़ी बेचारे दम साधे चुप करके यूँ टुक टुक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बने हुए सामने देख रहे थे जनाब वज़ीर ख़ज़ाना को। और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना यूँ लग रहा था जैसे इरशादात आलिया उनकी जहन पर नाजिल हो रहे हैं और वो ज़ुबान के ज़रिए लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बजट बाद में आगे चल कर आपको कितना आपके लिए मसले का बायस बनेगा ये तो हमें पता चलेगा। इसलिए कि आप अगर ये समझते हैं कि आपने समझौता कर लिया IMF के साथ तो आपकी आखिरी दिन तक तो आपके मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर आपने उठाकर बजट तो पेश कर दिया। अब वहाँ जाकर IMF को आपने क्या चेहरा दिखाना है और फिर मास्टर्स को क्या आपने बताना है। बहुत से अखराजात तो ऐसे हैं कि जो आपने रिकॉर्ड में बहुत खामोशी से शामिल किए हैं, जब उनकी हक़ाइक़ सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। तो फिर होगा क्या? क्या मिनी बजट दोबारा पेश किया जाएगा? एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा और एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा। अच्छा। आपके लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त को और आजमाया जाएगा, उनके लिए मुश्किलात और ज़्यादा
पैदा की जाएंगी और लोगों का अगर ये गुमान है कि उनकी महंगाई से जान छूटने वाली है, अगर हुकूमत ने कुछ लोगों को देना हो, तो यही गया है कि बड़ा अच्छा एक बजट है। मैं ये कहता हूँ कि वो बजट भी तो था ना जिसमें बराह रास्त 50% लोगों की उजरतों में इजाफा किया गया। मुलाजमीन को बताया गया कि तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 50 गुना बढ़ गई है, फिर अगले बजट में 25 गुना बढ़ गई है, फिर अगले, यानी उन्होंने अपने 3-4 साल के दौर में जो उनका ज़माना था उस दौरान में तो उन्होंने 100% से ज़्यादा तनख्वाहों में इजाफा किया। यहाँ पर आप महंगाई की शरह को भी देखें और तनख्वाहों का भी आप मयार देखें। आपने बढ़ा कर कहा है कि जी 20,000 रुपये, बड़ी छलांग लगा कर कहा है कि 20,000 रुपये जो है कम से कम, और कोई नहीं मानता है, ना इंडस्ट्री वाले मानते हैं, ना कोई और वेजेस पर काम करने वाले, आपको डेली वेजेस पर रखने वाले, कोई भी नहीं मानता इस बात को कि आपको इतनी उजरत दी जाए। और अगर इतनी उजरत दी भी जाए तो 20,000 में आप घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स, घर का ख़र्चा, महंगाई का मुकाबला आप करके 20,000, 5 बच्चों का बाप जिसके पास बेगम साहबा भी हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें, और परफ्यूम, ज्वेलरी, हर चीज़ ही महंगी हो गई। अब तो मेकअप करने का भी पता चलेगा कि क्या होता है। तो इन्होंने तो ऐलान करके मेकअप तो ऑलरेडी महंगा था, अब और महंगा कर दिया। अच्छा, खवातीन के लिए तो मुश्किलात हो गई ना लगारी साहब। जाहिर है खवातीन, तो मैं पहले ही अर्ज कर रहा हूँ कि खर्चा तो खवातीन के ज़रिए होता है ना, क्योंकि बिल्कुल मुल्क का बजट तो वज़ीर ख़जाना ने पेश कर दिया, घर का बजट तो उस खातून ने बनाना बेचारी, जिसके पास आकर आप पैसे रख देते हैं कि चलाइए आप घर चलाना है। बिल्कुल। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं कि इस बजट की कोई आईनी हैसियत नहीं है क्योंकि NFC अवार्ड की तकसीम के बगैर इसको पेश किया गया। और नवाज शरीफ साहब भी बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया है और कहा है कि टफ टाइम दें, और सारी जो अपोजिशन जमातें हैं कह रही हैं कि हम सेनेट से इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। रोक पाएंगी लगारी साहब ये तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें? देखें, बजट का मामला जो है वो आगे जाने वाला है आपका जॉइंट सेशन में। मुझे नहीं लगता है कि ये बजट जो है वो आपका सेनेट का हाउस जो है इसको पास कर सके। सेनेट में जाते ही इसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत और अपोजिशन इसको। अच्छा, और नाज़रीन, बजट के हवाले से बात की जा रही है तो लगारी साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि हम सेनेट से इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, आपको लगता है कि अपोजिशन जमातें रोक पाएंगी? पहले भी उन्होंने कहा था हम बहुत शोर करेंगे। मेरा ख्याल है कि सेनेट में अपोजिशन के अंदर जो खलफशार मौजूद था, जो झगड़ा मौजूद था, जो तनाज़ा मौजूद था, वो शायद शहबाज शरीफ साहब की मुदाखलत से ख़त्म हो सकता है। अच्छा। बल्कि अब तो ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बजट पास होने से रोका जाए, तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन एक पेज पर आ जाएगी और अपोजिशन में अददी अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास है, उसके बाद नून लीग है, फिर JUI है और बाकी जमातें हैं। तो अब अददी अक्सरियत मौजूद है इस वक्त भी। अब क्या हुकूमत जो है जोड़ तोड़ करती है, ख़रीदो फरोख्त करती है, अरकान के साथ, सेनेटर्स के साथ कोई और खेल होता है, तो ये तो दूसरी बात होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त अपोजिशन बहुत ज़्यादा तैयार बैठी है और कौमी असम्बली में भी हालात इस तरह के हैं कि हुकूमत बहुत मुश्किल है कि आगे बढ़ सके, इसलिए कि PML काफ जो है वो शदीद नाराज़ है हुकूमत के साथ। इन्होंने अगरचे मामला तय कर लिया है आप जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने जो बहादुरी दिखाई थी और जिस बलबूते पर दिखाई थी, वो बलबूता अपना किरदार ज़रूर अदा करेगा। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, छोटी गाड़ियों पर टैक्स छूट दी गई है। 850 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी जो सेल्स टैक्स है वो 17% से कम करके 12.5% कर दिया गया है। लोगों को ऐसा लग रहा है, कल से आज तक जो मैं बातें सुन रही हूँ, लोगों को लग रहा है कि अब तो गाड़ी लेना बड़ा आसान हो गया है, आराम से अब तो गाड़ी मिल जाएगी। नहीं, आसान तो बहरहाल ये खुशगुमानी है कि आसान हो गया है। गाड़ी की अब भी कीमतें ज़्यादा ही होंगी। आम आदमी की खरीद से तो ज़ाहिर है उसके पास तो नहीं है। जिसके पास खाने पीने का नहीं है वो गाड़ियाँ कहाँ खरीदेगा। और आपकी आधी से ज़्यादा आबादी तो गुर्बत की लकीर से वैसे ही नीचे है। तो गाड़ी असल मसला ये है कि जो बड़े शहरों का मसला है, इवन लाहौर में मसला हल करने की कोशिश की गई, मेट्रो बस लाई गई
फॉरेन ट्रेन लाएगी, उसके बावजूद देखें लाहौर का मसला ट्रांसपोर्ट का हल नहीं हुआ है। वहाँ पर मास ट्रांजिट का मसला जो है वो आप 2 बसों से या आप जो है वो ट्रेन से नहीं हल कर सकते हैं। ये होता है कि आपके पास नेटवर्क की तरह है। तेहरान के अंदर जो है हमने कोई तकरीबन 10-15 साल पहले देखा था कि ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन का जो रेलवे स्टेशनों का एक जाल बिछाया जा रहा था और उस वक्त तकरीबन कोई 40-50 रेलवे स्टेशन बन चुके थे और शहर में पहुंच पा रहे थे। दिल्ली में ऐसा हो गया है, दुनिया के और करीब करीब के मुल्कों में ऐसा हो रहा है। बम्बई में भी ऐसा सिस्टम मौजूद है, हालांकि बम्बई में भी बड़े मसाइल हैं क्योंकि वहाँ सारे का सारा जो है वो समंदर के अंदर चला जाता है शहर, और उसकी चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मसले को हमारे यहाँ कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट का कोई कंसेप्ट नहीं है। और मास ट्रांजिट तो रह गया एक पासे, ऐसे जो नेचुरल एक कुदरती किसी शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है वो नहीं है। बसें नहीं हैं, मिनी बसें नहीं हैं, कोचेज़ नहीं हैं। लोग अपने रक्शे लेकर उनके ऊपर सफ़र कर रहे हैं, लोग अपनी बाइक लेकर 6-6 फैमिली मेम्बरान को बिठाकर एक बाइक पर सफ़र कर रहे हैं। हादसात रोज़ाना होते हैं, ये मामूल बन गया है। तो मसले की हल की तरफ आप कार ले लें तो कार पहले तो कार के लेने की इस्तात होनी चाहिए। अगर मैं कार लेने के बारे में सोचूं तो मुझे भी बहुत गौर व खौज हो। छोटी कार भी अगर लेनी हो तो बहुत गौर व खौज और बजट को कट करना पड़ेगा, और पता नहीं कितने महीनों या कितने साल के बाद जाकर हम वो ले सकेंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल है कि आम आदमी के लिए कि वो जाकर ख़रीदे और जिसकी आमदनी 25,000, 30,000 तो नहीं सोच 40,000, 50,000 तक भी हो तो वो नहीं सोच सकता है कि कार ले सकेगा। और कार अगर वो किस्तों पर लेगा तो आखिर में वो किस्तें उसके गले पड़ेंगी, गाड़ी जब्त हो जाएगी और वो बैठा होगा किसी थाने के अंदर। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और आपको सस्ती गाड़ियाँ आइए ले जाइए, सुभान अल्लाह सुभान। बिल्कुल। और नाज़रीन, कराची ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए भी 739 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने 98 अरब रुपए वफाकी हुकूमत देगी, जबकि सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए शामिल होंगे। और इसके साथ साथ सिंध के 14 से ज़ायद अजला की जो तरक्की है उसके लिए 444 अरब रुपए से 107 मंसूबे मुकम्मल होंगे। लगाई साहब, कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है, अब उसके ऊपर आपको लगता है कि इस बजट के बाद ही कोई अमल दरामद शुरू हो जाएगा? देखें जनाब असद उमर साहब ने फरमाया था कि हम जून में इफ्तिताह करेंगे। जून आ गया है और हम जून से आपका देखें ये जो ग्रीन बस है जो 2014 से शुरू हुई है और 7 साल हो गए हैं। 7 साल के अरसे में लोगों को क्या मिला? लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही मिली, लोगों को अपने उस रास्ते से गुजरने का एक मसला हुआ कि कैसे वो सारी खुदाई हुई पड़ी थी। अब जब आप वहाँ पर आपने तामीरात कर दी हैं, अब वहाँ पर कोई बस नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ी जगह जो है घिरी हुई है, आप उसमें कोई चीज़ नहीं चला रहे हैं। और इसको बनाया था, ग्रीन बस का मंसूबा था, अभी तक भी आपने इसको वहाँ आकर छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है नुमाइश चुरंगी के ऊपर। अब नुमाइश चुरंगी से आगे कहाँ ले जाएंगे ये बताएं? आप उसको सदर से निकालेंगे, आप उसको एम ए जिनाह रोड पर ले जाते हैं, एम ए जिनाह रोड से आगे जाएंगे तो फिर कैपरी सिनेमा के आगे कैसे जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे तो तिब्बत सेंटर से आगे कैसे जाएंगे, वहाँ से जाएंगे तो फिर सईद मंजिल से आगे कैसे जाएंगे, सईद मंजिल जाएंगे तो जामे क्लास से आगे कैसे जाएंगे, जामे क्लास से जाएंगे तो फिर आप टावर तक कैसे पहुँचेंगे? अभी तक इसका कोई रास्ता मालूम नहीं है। अचानक अगर आपका एक ट्रैफिक का दबाव आकर यहाँ पड़ता है, एकदम आकर बस होती है, तो फिर आगे क्या होगा आपके पास कि आप उस ट्रैफिक को आगे ले जाएं? ग्रीन बस तो फ़िलहाल ऐसी चीज़ है जिसको ना खाए बनती है, ना खाए बनती है। ये सूबे का रूट बढ़ने से लगाई सब 26 अरब तक इसकी अब लागत जो है वो पहुंच गई है। इतने ज़्यादा अब इसके पैसे हो गए। जाहिर है जब आप इतनी ताख़ीर करेंगे और मंसूबे पर काम नहीं करेंगे, वफाक का ये तो इसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इसको लिया था, लेकिन फिर उन्होंने और बहुत सी चीज़ें करनी थी तो इसको छोड़ ही दिया था कि कराची पर असल ओनरशिप लेनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, उसको करना चाहिए मास ट्रांजिट। अब आप सूबाई बजट में हम देखते हैं कि वो मास ट्रांजिट के लिए क्या करते हैं। वफाक ने जो कुछ किया है, अगर वफाक इन पैसों को खर्च करे तो फिर देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन असल मसला ये है कि सूबाई हुकूमत को देखना है कि कराची का बहुत बड़ा अजाब है पानी का मसला, और कराची का एक बहुत बड़ा मसला है मास ट्रांजिट का मसला। अगर सिंध हुकूमत इसको हल नहीं करती है
तो कराची एक ऐसा शहर है कि जिसके अंदर आप दाखिल हो जाएं तो गुम हो जाएंगे, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। लेकिन लगारी साहब, एक कल से अभी तक जितनी भी डिस्कशन बजट के ऊपर हो रही है, एक आम आदमी अभी तक ये समझने से कासिर है कि उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है की चीज़ें हैं वो क्या सस्ती हुई हैं, लाइक आटा, पेट्रोल, चीनी, ये सारी चीज़ें, इनमें कोई कमी हो सकेगी? आपको लगता है कि इस बजट के बाद कोई रिलीफ मिलेगा? मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की लोगों को जो खुशगुमानियाँ दी गई हैं, जो तकरीर की जो खूबसूरतियाँ दिखाई गई हैं, वो उस वक्त तक थी जब तकरीर हो रही थी। उसके बाद लोगों को देखें, हर चीज़ में 2020 के मुकाबले में 2021 में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आज 200 रुपये मिलती थी 300 रुपये ना मिल रही हो, जो 150 की मिलती थी वो 200 की ना मिल रही हो, 50 रुपये, 100 रुपये एक किलो के ऊपर इजाफा हुआ है। हर चीज़ पर इजाफा हुआ है, सब्जियों में इजाफा हुआ है, दालों में इजाफा हुआ है, गोश्त में इजाफा हुआ है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस्तेमाल करें? अच्छा, ये साथ कहें कि जनाब आपने ये मेहरबानी की है, महंगाई अगर इतनी बढ़ा दी है, 1.5 गुना 2 गुना कर दी है, तो आप आपकी तनख्वाहों में इजाफा करें, नहीं 10%, आपको 10% चाहिए, आप ये ले लीजिए, आपको मिलेगा। और जो 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 बेचारे रिटायर होकर बैठे हैं और उनके ऊपर उनका कुंबा है और उनकी बच्चों की फीसें, वो लें 10%, उनका भी इजाफा 10% है। जो चाहें वो अपना गुजारा करें, हम कारोबार सल्तनत इसी तरह से चले। बिल्कुल ऐसा है। और विफाकी बजट में जो काबीना अरकान की तनख्वाहें हैं और दीगर मराहत हैं, लगाई साहब, उसके लिए 27 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुबारक दीजिए सारे मिलकर, पूरी कौम मिलकर अरकान असम्बली को, वज़रा साहबान को और मुनसिफीन को, इंसाफ करने वालों को और तमाम लोगों को मिलकर दुआएं दें और उनके खैर व बरकत के लिए, बुलंदी इकबाल के लिए और ज़्यादा दुआएं करें ताकि उनकी तनख्वाहें बढ़ती रहें और उनके एक एक की तनख्वाह में एक एक शहर के गाँव को पाला जा सकता है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि उससे आम आदमी को क्या मिलता है? आम आदमी तरसता रहता है इंसाफ के लिए, एक वक्त के खाने के लिए। तमाम दिन की मेहनत के बाद वो अपने घर पर बच्चों के लिए प्रॉपर खाने की चीज़ें नहीं ले जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और अहम इशू की बात कर लेते हैं। लगाई साहब, कराची में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है, कई घंटे बिजली गायब रहती है, लोड शेडिंग हो जाती है। हम ये देखते हैं जब गर्मी होती है तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, सर्दियां जैसे शुरू होती हैं गैस चली जाती है। आखिर हमारे मुल्क में ये वाले मसले कब हल हों? इनकी तरफ कोई असल में तरजीहात का मसला है। आप तरजीहात पर नहीं जाते हैं। आपको बहुत सस्ती गैस मिल रही थी और ईरान ने तो वहाँ अपने बॉर्डर तक लाकर बिछा भी दी थी। उसके बाद जो है आप पूछते रह गए इनसे। मैंने खुद इनसे गुजारिश की थी, जनाब वज़ीर आज़म थे जब नवाज़ शरीफ साहब, काबीना के इजलास में इन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, हमें भी बुलाया था। अच्छा। तो हमने उनसे गुजारिश की थी कि जनाब चीन के साथ आपने माहिदा किया हुआ है, इसको क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? आप ये बिछाएं गैस की पाइपलाइन। असल में इंटरेस्ट और हैं, अपना फ़ायदा कहाँ है, अपने लोगों का फ़ायदा कहाँ है, कहाँ से और कमाई होनी है। यही तो एक रास्ता है जहाँ से आप अपने जो इंतखाबी अखराजात हैं उनको पूरा कर, सियासत में आने का शौक़ पूरा करते हैं। आपने लोगों को थोड़ी सर्व करना होता है, लोगों की खिदमत थोड़ी करनी होती है कि आप लोगों के मफाद के बारे में सोचें या मुल्क के मफाद के बारे में सोचें। नहीं सोचा जाता है कि मुल्क का मफाद क्या है। वो जो है कहते हैं कि जी हमारे साथ तो बहुत बड़ा मसला है कि ईरान पर सैंक्शन है। जनाब उस वक्त जो उनके वज़ीर थे खुरम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा था जी खुरम दस्तगीर साहब, और हाँ ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि जी आप जवाब दें, तो वो पेट्रोलियम के वज़ीर थे। उन्होंने कहा जी वो तो सैंक्शन है। तो हमने कहा जी इंडिया और ईरान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 20 अरब डॉलर है, आपके 500 अरब डॉलर 500 वो जो है अपना करोड़ भी नहीं, यानी 50 करोड़ भी नहीं है। आपकी 50 करोड़ की वो जो है आपका बायलैटरल ट्रेड जो है, दो तरफा तिजारत जो है, वो आपकी तो 50 करोड़ भी नहीं है। इंडिया के साथ 20 अरब की है, तुर्की की और इंडिया की जो है 25 अरब से ज़्यादा है और आपकी 1 अरब से भी कम है। तो आप उनकी तरफ देखते रहे कि पाबंदियां हैं। दुनिया तो तिजारत कर रही है, दुनिया तो कारोबार कर रही है, आप अपना कारोबार नहीं करते। जहां आपके यहाँ एक बात तय है कि जब डॉलर आ रहा हो
तो उसको रोकने के तरीके इख्तियार किए जाते हैं कि डॉलर ना आए पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्रेक लेनी और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ती बरादरी है उसके ऊपर पुलिस गर्दी के वाक़यात रूनमा होते हैं। हमने लास्ट टाइम भी अपने शो में बात की थी कि बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं अहमद नवाज़, उनके ऊपर 2 FIR दर्ज की गई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे, उन्होंने एक MNA की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सिर्फ इस कसूर की बिना पर उनके ऊपर 2 FIR दर्ज हैं और पुलिस की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर पुलिस गर्दी के जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ रूनमा होते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं एक अहमद नवाज़, उनके ऊपर 2 FIR दर्ज हैं। एक FIR MNA जाफ़र खान लगारी के मुंशी कासिम लंगराना, जिसे चंद खुशामद पसंद सहाफ़ियों ने कासिम लंगराना से सरदार कासिम खान लंगराना का खिताब दे रखा है, उनके खिलाफ करप्शन की खबरें शाया करने पर इंतकामन दर्ज की गई। पुलिस को वाज़े तौर पर अहकामात दिए गए कि इस सहाफ़ी को सबक सिखाना है और पुलिस ने वाकई में सबक सिखाया भी। बेईमाना तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया गया, पूरी रात उनके ऊपर तशद्दुद होता रहा और बताया ये जा रहा है कि उनकी एक आंख भी ज़ाया होने का खदशा है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शौकत बसरा साहब, एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों का पास रखते हुए जो भी कोई खबर है, चाहे वो किसी MNA के खिलाफ हो, चाहे वो किसी वजीर के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ हो, वो उस खबर को शाया करे, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी यही काम कर रहे थे, लेकिन उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि एक सहाफ़ी को सिर्फ उसकी जिम्मेदारियां निभाने के जुर्म में उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको पूरी रात तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन पहली बात तो ये है कि सहाफ़ी का काम है सच लिखना, सच दिखाना और हक़ाइक़ पे गुफ्तगू करना। ये खा कोई MNA है, खा कोई वजीर है, खा वजीर आज़म है, उसका ये हक नहीं है कि वो उसके ऊपर तशद्दुद करे, उसको हरासा करे या उसके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन ले। अगर उसके साथ कोई समझता है कि उसने कोई ज्यादती की है या गलत खबर लगी है तो उसके ऊपर कानून मौजूद है, डेफामेशन केस मौजूद है, उसके ऊपर और बहुत सारे फोरम मौजूद है। तो ये तरीका खा वो जाफर लगारी साहब है, मेरा उनके साथ जाती तल्लुकात है, हमारे बड़े भाइयों की तरह है, सख्त नोटिस लेना चाहिए। उनके अगर मुंशी ने ऐसा काम किया है तो मैं ये समझता हूँ अगर मेरा PA या मेरा मुंशी या मेरा भाई किसी के साथ ज्यादती करता है तो ज्यादती मैं कर रहा हूँ, वो अपनी हैसियत में ज्यादती नहीं कर सकता। अगर जो मुंशी है और मुंशी है वो सरदार जाफर खान लगारी साहब का, अगर वो सरदार जाफर खान लगारी साहब का मुंशी ना हो तो उसकी क्या जरूरत है वो किसी से ज्यादती करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम और सहाफी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है, अगर आपने कोई कार्रवाई की है, मैं खुद स्पोक्स पर्सन हूं अपनी पार्टी का, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं समझता हूँ जनूबी पंजाब में अभी हमारे बहुत एक सीनियर साथी हैं जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नज़ीर लगारी साहब हमारे बड़ों की तरह है, हमारे बुजुर्गों की तरह, उन्होंने वहां पे बड़ी जद्दोजहद है उनकी सहाफत की फील्ड में, उस इलाके के लिए बड़ी उनकी खदमात है। तो मैं तो उस इलाके में ज्यादा मेरा उनसे ताल्लुक है। मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी एविडेंस मौजूद है, जो रेकॉर्ड मौजूद है, जस्ट टेस्ट मी ऑन व्हाट्सएप। शौकत बसरा साहब, एविडेंसेस जो हैं वो तो स्क्रीन पर आ सकती हैं, क्योंकि जिस बेदर्दी से मारा गया है और जिस बेदर्दी से उनकी ऐसा लगता है जैसे खाल उधेड़ी गई है और उनके जो टांगे हैं वो उनको लगता है कि उसको माजूर कर दिया गया, वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। उसकी आंख जो है एक तकरीबन उसके ज़ाय होने का खदशा है, वो इस वक्त भी अस्पताल में है और उसके चलने फिरने का भी उसका बहुत बड़ा मसला हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तस्वीर भी आपको मिल जाती हैं, मैं आपको भिजवा देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि किसी भी ख़बर की इशाअत पर जो है वो असल काम ये होता है कि हुकूमत कार्रवाई करे और देखे। अगर गलत रिपोर्ट की गई है तो जाहिर है वो जिम्मेदार है, हम उसके साथ स्टैंड नहीं करेंगे। कोई भी हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान भर में किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ खबर लगाता है तो हम पहले वह खबर को देखते हैं कि उसकी क्या वैलिडिटी है और उसके बाद उस खबर को जारी करते हैं। उसने पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की तो जवाब दिया कि तुम कौन होते हो हमसे जवाब लेने वाले, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले। ये सूरत हाल फिर गिरफ्तार करके फिजिकली उस बंदे ने, जो मुंशी है, उसने
जो है फिजिकली खुद उसको जो है टॉर्चर किया है, और थाने का जो SHO है उसने बेदर्दी से टॉर्चर किया है। ये है सूरत हाल वहाँ की। बलाली साहब, ये बहुत जुल्म है, ये नाइंसाफी और सरासर जाती है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पुलिस को जब ऐसे काम हुआ था उनका नक्शा मजरूबी बनाना चाहिए था। नक्शा मजरूबी बनाने के बाद उनको हॉस्पिटल के लिए मेडिको लीगल के लिए भेजना चाहिए था, और जो उसका रिजल्ट आता उसके मुताबिक वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो बात आप पॉइंटेड करें, जाहिर जो बात आप कहेंगे वो डेफिनेटली हकायक पे मबनी है, उसको हम झुकला नहीं सकते। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि अभी वहां पे ये ज्यादती हो चुकी है, ये जुल्म हो चुका है, और हुआ भी इस बात पे है कि उन्होंने बात की है। तो मेरी काइंडली सिर्फ लगाली साहब एक रिक्वेस्ट है कि एक तो मैं जब आपका फोन बंद होगा डेफिनेटली मैं कंसर्न DPO और RPO से बात करूंगा। दूसरा ये है कि मुझे अगर उनके वर्षा में से उसका भाई उसका कोई नंबर आपके पास है तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, और कोई एप्लीकेशन उन्होंने दिया है कार्रवाई नहीं हो रही तो वो भी मुझे जरूर सेंड कीजिए। जी, मैं आपको इरसाल कर दूंगा। लेकिन मसला ये है कि ये एक मिसाल होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी सहाफ़त कोई जुर्म है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में हकायक बताता है तो उसको इस तरह से टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इंसान है आखिर वो, और जिस तरह से बेदर्दी से सलूक किया गया वो गैर इंसानी सलूक था। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह हमदर्दी से इस बात को सुन भी रहे हैं और मामले की संगीनी को समझ भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शौकत बसरा साहब, अब आपका जैसे फ़ोन बंद होगा तो उसके बाद तमाम के तमाम जो सबूत हैं वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर देंगे, और हम हुकूमत से ये दरख्वास्त भी करते हैं और हम ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि हुकूमत वाकई इस बात का कोई नोटिस लेगी और हमारे जो सहाफ़ी हैं अहमद नवाज़, उनको यकीनन इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनकी टांगें जो हैं वो भी ज़ाया होने का खदशा है, उनकी आँख ज़ाया होने का खदशा है। तो हुकूमत जिस तरह से शौकत बसरा साहब ने लगारी साहब कहा है कि वो ज़रूर कोई ना कोई इस बात के ऊपर नोटिस लेंगे, आपको लगता है कि हुकूमत कोई नोटिस लेगी, इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, शौकत बसरा साहब की हद तक तो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर इसमें पेशरफ्त करेंगे और बात भी करेंगे। लेकिन हुकूमत का मुझे नहीं है अंदाज़ा कि हुकूमत क्या करेगी। मसला ये है कि अगर इनके असरात को देखा जाए कि किस तरह से ये अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं, जंगल का कानून है, बिल्कुल सही यानी बात है। जामपुर ना हुआ कि एक जंगल हुआ जिसके अंदर जो चाहें करें, और जामपुर के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, मोहम्मदपुर है, हाजीपुर है, दाजल है, हरंद है, लालगढ़ है, टिब्बी लुंडान है, ये सारे इलाके, इनके बारे में क्या होगा? यानी लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस वहशत के साथ, किस दहशत के साथ, किस खौफ के साथ, किस भयानक अंदाज में। एक शख्स जो कल फुटपाथ पर घूमता था वो 1000 गज की कोठी के अंदर ठाठ से बैठा हुआ है, मुंशी बना हुआ है, उसकी ये हैसियत के जनाब वो जाए और थाने के अंदर लोगों को पकड़कर बाकायदा फिजिकली खुद जाकर मारे। तो ये तो जाहिर है अब हम इस मसले को उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठाएंगे और हम हर जगह तक पहुँचाएँगे, हम वज़ीर आज़म तक भी पहुँचाएँगे, हम हर सतह पर पहुँचाएँगे कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं लगारी साहब। कुछ कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात कर लेते हैं। वायरस की जो वैक्सीनेशन है, बहुत सारे लोग तो लगवा रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं लगवा रहे हैं। हुकूमत ने फैसला किया है, एक तो मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने का फैसला किया है, दूसरा सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी भी मुअत्तली अब शुरू हो गई है। DPO बन्नू के मुताबिक ये बताया गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार करने पर 6 जो लेडी पुलिस एहलकार थी उनको मुअत्तल कर दिया है। तो ये लगारी साहब आपके ख्याल में दुरुस्त है? क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन तो लगवानी चाहिए ना। बाकी मर्द हजरात ने सबने लगवा ली हैं। जो निगाह इंतखाब जाकर खवातीन पुलिस एहलकारों पर पड़ी, बन्नू में वैसे ही कौन सा खवातीन जो है लाइन में खड़ी हुई हैं कि जी आए हमें पुलिस में भर्ती करें। जिस दिल से, जिस तरीके से वो खवातीन आई होंगी पुलिस में, जिस तरह के माहौल में वो पुलिस में आई होंगी, आपने तो आसान समझा कि जनाब इनसे जान छुड़ा लो, कोई मसला नहीं है, ये चली जाए। और भाई आप उनको इस बात के लिए कायल करते, DPO अगर कायल नहीं कर सकता तो फिर दुनिया का कोई आदमी भी उस कायल नहीं कर सकता है। आप अपने स्टाफ को कायल करें भाई ये लगवाना है आपने, और बाकी भी, यानी ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस अपने मुलाजमीन को साफ करना शुरू कर दे। मैं कहता हूँ सरकारी मुलाजमीन के लिए पाबंदी लगाई गई है और ये बेहतर है। हुकूमत के इस इक़दाम को हम सराहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ और करवानी चाहिए। तमाम शहरियों को जाकर वैक्सीनेशन करानी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। जान है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बहुत करम किया है, दोनों तीनों लहरों में पाकिस्तान पर बहुत बड़ा करम हुआ है। हालांकि ऐसा हुआ है कि अमवात हुई है, उनकी तादाद बढ़ी है, केसेस बढ़े हैं,
लेकिन वो सूरत हाल नहीं है जो इंडिया में और बांग्लादेश में और दीगर ममालिक में हुई है। वहाँ तो कारोबार ही बंद हो गया, बस सबको ज़िंदगी बंद हो गई है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं हुई। अब आपके लिए अल्लाह ने ये मौका दिया है और हुकूमत भी बड़ी सखावत से सूरत हाल को कर रही है कि जनाब लोगों की वैक्सीनेशन कराई जाए। तो फॉर गाड से अल्लाह का नाम माने, कौन सी ज़ुबान समझते हैं आप जाएं वैक्सीनेशन करवाएं। कन्विंस करना हमारे मुल्क में बड़ा मुश्किल है। हमारे मुल्क में तो अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते, तो ये वैक्सीनेशन लगवाना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे ख्याल में हुकूमत को ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को लग जाए तो फिर लोग इस बात के लिए कायल हो जाएंगे। तो हुकूमत का तो जो मोबाइल फोन सिम्स हैं वो भी तो ब्लॉक करवा रहे हैं, तो नौजवान अच्छा तो लगवा लेगी। हाँ, अच्छा है। तो कोई नहीं अपनी ब्लॉक करवाना चाहेगा। और मेरे ख्याल में बूढ़ों को भी ख्याल करना चाहिए और हमारी उम्र के लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि भाई वैक्सीन लगवा लें तो उससे उनकी अपनी ज़िंदगी सुखी होगी। बिल्कुल सही है। अभी हमें ब्रेक की जाए और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बात कर लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया था। कनाडा में एक पाकिस्तानी मुस्लिम जो फैमिली थी, उन्हें इस्लाम दुश्मनी में एक शख्स ने ट्रक के नीचे कुचल दिया था। वो शहीद हो गए, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक बेटा है सिर्फ 8 साल का जो कि इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है और उसकी भी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। लगारी साहब, ये जो मगरिब में इस्लामोफोबिया है, इसकी वजह आपको क्या लगती है और आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? पहली बात यह है कि मुस्लिम ममालिक किसी दूसरे मुल्क के मफादात के आला कार न बने और अपने मुल्कों के अंदर वो चीज़ें न फैलाएं जिसके नतीजे में लोगों के अंदर ख़तरनाक किस्म के ख़यालात जन्म लेते हैं। हमें अपने तौर पर ये करना है। हमने जो पराई जंग लड़ी है, जो हमने आज़ाद दुनिया की जंग लड़ी है और हमने जो रूस को शिकस्त फास्ट उसके दांत खट्टे करने के लिए जो कुछ हमने किया है, हमारे अपने दांत खट्टे हो रहे हैं और हमारी अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे से हैं। 40 साल से पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है वो बहरान है जिस बहरान में हमने जाकर दूसरों की जंग में जाकर हिस्सा लिया था और दूसरों की जंग में हम जाकर पड़ गए थे। एक तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी ये है कि पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क हमेशा रहा है और बतौर मज़हब इस्लाम तो इंसानियत का और अमन का और खैर का और सुलह का, आश्ती का, बेहतरी का, इंसान दोस्ती का मज़हब हमेशा रहा है और उसका हमेशा से कंसेप्ट रहा है कि इस्लाम लोगों को खैर की तरफ बुलाता है, अच्छाई की तरफ बुलाता है, नेकी की तरफ बुलाता है। लेकिन इस्लाम के बारे में जो तासुर गया वो तासुर इसलिए गया कि हमारे कुछ लोग आलाए कार बने दुश्मन के, इस्तेमाल हुए दुश्मन के लिए और उसने अपने मफाद के लिए और हमारे हुक्मरान तबकों ने अपने घरों को भरने के लिए उनके डिक्टेशन पर अपने लोगों को ऐसी तालीमात दी कि मालूम हुआ कि जनाब हमारे लोग खुद दहशतगर्दी में मुलविस हुए और हमारे यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जिनके नाम सुनते ही लोगों को खौफ तारी हो जाता था। तो अब वो सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में 2 ऑपरेशन हुए, ज़रबुल अज़्ब और रद्दुल फसाद, उसके नतीजे में आपकी सोसाइटी के अंदर एक बेहतरी आई है, एक सिंथेसिस आया है। ये सिंथेसिस का मैसेज दुनिया में जाना चाहिए और पाकिस्तानियों को इस तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ है उस शख्स को देखकर, उसकी अहलिया को देखकर, उसकी वालदा को देखकर, उसकी बेटी को देखकर। जब भी उनका चेहरा मेरे जहनों में आता है मेरा सर चकराने लगता है कि ऐसा शानदार ख़ानदान किस तरह एक ही शख्स की इतनी तंग नज़री और इतनी जहालत उस शख्स के जहन में कैसे थी, उस शख्स के जहन में कैसी थी जो गाड़ी चला रहा था और जो रौनता हुआ पूरे ख़ानदान को इस बात पर चला गया। इससे बड़ा कोई भी किसी भी मज़हब में इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि तुम ये ज़ुबान बोलते हो इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, तुम ये अकीदा रखते हो इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारी ये कौमियत है इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, तुम इस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो इसलिए तुम्हें मार रहे हैं।
ये बेदर्दी, बेरहमी, सफाकी, ये इंसानियत तो नहीं है। ये दुनिया का कोई भी, मुझे अच्छा लगा है जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने जो इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, बिल्कुल वैसा रद्द-ए-अमल था जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, और उन्होंने भी फैमिली के साथ यकजहती का, वहाँ की सोसाइटी यकजहती का इजहार कर रही है। लोग जा रहे हैं और वहाँ पर फूल रख रहे हैं, लेकिन वो फूल हमें वो बंदे नहीं लौटा कर दे सकते हैं, ना वो आदमी वापस आ सकता है, ना उसकी बीवी वापस आ सकती है, ना उसकी बेटी वापस आ सकती है, ना उसकी वालिदा, और एक अकेला बच्चा रह गया है। और अगरचे उसकी ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है, लेकिन ज़ाहिर है और कौन सी माजूरी का शिकार हुआ होगा, किस तरह की सूरत हाल का, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, और जो ख़ानदान के बगैर, उस तस्वर के बगैर कैसे आदमी रह सकता है कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी दादी सब चले गए। तो मैं समझता हूँ कि आप सोसाइटी के, अपनी सोसाइटी के अंदर जब दुनिया में कोई ऐसा वाक़या हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया, खुदा ना करे ऑस्ट्रेलिया में, खुदा ना करे दुनिया के किसी मुल्क में हो, तो सबसे पहले आप अपनी सोसाइटी पर तवज्जो दें। अपनी सोसाइटी को बताएं कि जी हमने हारमन रहना है, हमने इंतहाई पुरअमन रहना है, हमने खैर के साथ रहना है, हमने इंसानियत के साथ रहना है, हमने अपने दीन की बेहतरीन तालीमात के साथ रहना है, हमने दरिंदगी का साथ नहीं देना है, हमने वहशत और बर्बरियत का साथ नहीं देना है, हमने एक बात को अधूरा सुनने के बाद उस बात पर कायम होकर लोगों के कत्ल के फतवे नहीं जारी करने, ये हमारा काम नहीं है। ज़िंदगी देना और ज़िंदगी लेना खुदा का काम है और किसी का काम नहीं है। जो ये शख्स करता है वो खुदा के अहकामात में, खुदा के कामों में मुदाखलत करता है, और वो बहुत बड़ा बेरहम है, वो बहुत बड़ा सफाक और जालिम है, और खुदा ही उससे पुरसिश करेगा, उससे जवाब तलबी होगी, और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। हमें अपने लोगों को हर हालत में पुरअमन रहने और अमन को साथ रहने की, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया लगाई साहब का आज के लिए। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।